से, जैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी के नाम से अगर टॉपिक आ रहा है तब भी आपने यही डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी आ रहा है तब भी आपने यही टॉपिक लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या या इसको पढ़ाने का मकसद क्या है। देखो, जैसे जैसे हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च होना शुरू हुई या साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, जो हमारे पास करंट डेफिनेशन है वो कैसे बनी, तो वो ऐसे बनी कि हमारे पास विलियम वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें मैं आपको फर्स्ट थ्योरी में बताऊंगी भी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगी भी। तो स्टेप बाय स्टेप लोगों ने जब रिसर्च करनी शुरू की तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आने लगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझ लो, अब बोर्ड नहीं है वरना फिर मैं बोर्ड पे समझाती, है ऑनलाइन क्लास का बड़ा मसला है। देखो, अ, इंसान की जो सोच है ना वो 3 खानों में है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस वो खाना है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी स्टूडेंट से कि आपके सामने क्या चीज़ रखी हुई है, तो आप ये कहेंगे मोबाइल रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है। फिर मैं उससे कहूँ उसके क्या-क्या फंक्शंस है, तो जो-जो फंक्शंस आप यूज़ करते हैं या आपके यूज़ में है, वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। या आप मुझसे कहेंगे मिस आप क्या पढ़ा रही हैं, तो मैं अपने होशो-हवास में जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो सारी बातों का मैं आपको जवाब दे दूँगी। ये चीज़ है आपकी कॉन्शियस, ठीक है। जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में या आपका जो स्टोरेज हाउस है, आपका जो ब्रेन है जिसे स्टोरेज हाउस हम कहेंगे, इसमें जो चीज़ें महफूज़ हैं या जो चीज़ें रिकॉर्ड हैं, वक़्त आने पे जब आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस है। जैसे मैं अगर आप में से किसी से पूछूँ कि रात रात में आपने खाने में क्या खाया था? तो आप सोचेंगे, उसके बाद आप मुझे जवाब देंगे कि आपने ये चीज़ खाई थी। मैं आपसे पूछूँ 2 दिन पहले आपने क्या खाया था? तो आप मुझे बताएँगे, या मैं आपसे पूछूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो आप थोड़ा-सा सोच के फिर जो आपके स्टोरेज बॉक्स में जो चीज़ें महफूज़ हैं, उन्हें निकाल के आप मुझे बताएँगे कि हमने ये पढ़ा था। ये क्या है? आपका सबकॉन्शियस, ठीक है? फिर एक और चीज़ आती है, वो आती है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो कॉन्शियस है या वो कॉन्सेप्ट का नाम है, यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान की हिडन विशेज़ और डिज़ायर्स दफ़न होती हैं। हिडन विशेज़ और डिज़ायर्स, ठीक है? यानी कि इस तरह की ख्वाहिशात या इस तरह की विशेज़ जो इंसान किसी को बताना नहीं चाहता, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि या तो वो खुद को भी इस चीज़ से लाइल्म रखता है, ठीक है? यानी कि उसकी ख़्वाहिश है किसी काम के करने की, लेकिन वो ये सोचता है अपने आप से भी वो उन बातों को छुपाता है। वो होती हैं इंसान की हिडन विशेज़ और डिज़ायर्स, और वो किस तरीके से सामने आती हैं, वो इस तरीके से सामने आती हैं कि बाज़ औक़ात आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने उसको मुख़ातिब करने के लिए किसी और का नाम ले लिया, ठीक है? तो आपके अनकॉन्शियस में कोई और शख्स था जिसे आप सोच रहे थे, या सोचने के बावजूद अपने आप को ये कह रहे थे कि नहीं मैं उसे नहीं सोच रहा, लेकिन आपने किसी और से बात की तो उस शख्स के नाम से मुखातिब कर दिया। कॉपी पे लिखते-लिखते आपने कुछ भी बना दिया, तो वो कुछ भी बनाना यानी कि किताब पे लिखते-लिखते आखिरी सफ़े पे हम अक्सर जो है फूल, पत्तियाँ ये सब बना रहे होते हैं, तो वो फूल, पत्ती, नाम, नंबर हर चीज़ किसी न किसी मैसेज की तरफ हमें इशारा देती है या उस चीज़ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी? हमने ये चीज़ सीखी कि कॉन्शियस वो चीज़ है जिसमें आप अपने होशो-हवास में रहते हुए जिन भी मैसेजेस को कन्वे करेंगे वो आपका कॉन्शियस है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है आपके पास? सबकॉन्शियस, यानी कि सबकॉन्शियस वो चीज़ें हैं जो आपके पास आपके रिकॉर्डिंग में महफ़ूज़ हैं, आपके ब्रेन में चीज़ें महफ़ूज़ हैं, वक़्त आने पे जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आपकी हिडन विशेज़ और डिज़ायर्स हैं, ठीक है? वो तमाम ख़्वाहिशात जो छुपी हुई हैं, जो ना आप किसी दूसरे को बताना चाहते हैं या आप अपने आप से भी छुपाते हैं, वो सारी विशेज़ जो हैं वो आपके अनकॉन्शियस में छुपी हुई हैं। अब साइकोलॉजी की खूबसूरती ये है कि इंसान अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस चीज़ें तो खुद से बता देता है। लेकिन साइकोलॉजी की और साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की खूबसूरती ये है कि आपके अनकॉन्शियस से चीज़ों को बाहर निकालना।
ठीक है? बहुत सारी बातें हमारे अनकॉन्शियस में ऐसी होती है जिससे हम खुद इंसान खुद डिनायल कर रहा है कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन वो चीज़ मौजूद है, वो आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद है, वो आपने सोचा है, वो आपकी ख़्वाहिश है, वो आप सोचते हैं, ठीक है? तो साइकोलॉजी इन तीनों चीज़ों पे बेस करती है, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में या जब जब हमारी फिज़िकल क्लासेस होंगी तो मैं उसमें डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाऊँगी। तो साइकोलॉजी की बुनियाद ही समझो इन 3 कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद जाके डेफिनिशन बनी। तो ये एक छोटा-सा बैकग्राउंड है। अब आगे जो बात आती है वो आती है हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो हमारे पास लेक्चर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे पास बराबर में 2 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला नाम है हमारे पास विलियम वुंड और दूसरा दूसरा नाम है टिकनर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है। विलियम वुंड वो शख्स है जिसने साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। सबसे पहले उसने साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी बनाई जहाँ पे टेस्ट हुआ और रिसर्च हुई और उसके बाद चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, ठीक है? लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। साइकोलॉजी में अगर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है या सबसे ज़्यादा जिसने काम किया है या साइकोलॉजी की जिसे हम बैकबोन कहेंगे वो है हमारे पास सिगमंड फ्राइड, जिसने पर्सनैलिटी पे काम किया है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा-सा ध्यान में रखना। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि हू इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी तो वो सिगमंड फ्राइड का नाम लेते हैं। सिगमंड फ्राइड नहीं है। सिगमंड फ्राइड ने नो डाउट बहुत काम किया पर्सनैलिटी पे। जितना ज़्यादा सिगमंड फ्राइड ने काम किया है, उतना ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। वो जो बुनियाद पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट की रखी है, वो सिगमंड फ्राइड ने रखी है, ठीक है? तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे फादर ऑफ साइकोलॉजी हम नहीं कहते। किसे कहते हैं? विलियम वुंड को कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे जो दूसरा नाम लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हमारे पास टिकनर का। अब टिकनर कौन था? टिकनर विलियम वुंड का ही स्टूडेंट था और टिकनर जो है वो असिस्टेंट भी था और स्टूडेंट भी था, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी और स्ट्रक्चरलिज्म बेस करता है कॉन्शियसनेस पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँगी तो आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। कैसे कि जैसे-जैसे नए-नए कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू, अब आपने डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ठीक है? ये उस ज़माने की बात है जब हमारे पास कोई डेफ़िनेशन, कोई फ़ील्ड कुछ भी नहीं था। तो उस वक़्त जब काम होता था तो वो किस तरीके से, या पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास साइकोलॉजी का आया वो स्ट्रक्चरलिज़्म था। स्ट्रक्चरलिज़्म हमें ये कहता है कि अपने कॉन्शियस में रहते हुए आप जिस भी चीज़ का जैसा भी डिस्क्रिप्शन देंगे वो स्ट्रक्चरलिज़्म में आएगा, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाया जाता है कि मैं आपके सामने एप्पल रखूँ, ठीक है? और मैं आपसे कहूँ, मैं आपको इसका नाम ना बताऊँ, मैं आपसे कहूँ कि आपने इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, ठीक है? अब आपने, क्योंकि आपके पास वोकैब्युलरी भी मौजूद है, आपको पता है कि क्रिस्पी क्या है, स्वीट क्या है, सार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब अगर मैं आपसे कहूँगी कि आपने ये जो एप्पल रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा आप उसे देखेंगे एज़ इट इज़ आप ऐसा डिफाइन कर देंगे। आप ये कहेंगे कि इसका कलर जो है वो रेड है, क्योंकि आपकी मेमोरी में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है? आपको पता है लाल रंग को हम रेड कहते हैं। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि खाने में ये खाने की चीज़ है, सबसे पहले आप दूसरा मैसेज मुझे ये देंगे। फिर आप ये कहेंगे कि ये क्रिस्पी है खाने में या सॉफ्ट है खाने में, फिर आप ये कहेंगे ये स्वीट है खाने में। इस तरह से आप इसका कॉन्शियसली जब डिस्क्रिप्शन हम किसी भी चीज़ का देते हैं, तो वो हमारे सामने किस डेफिनेशन या किस कॉन्सेप्ट में आता है, वो आता है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म में, ठीक है? समझ में आ गई बात कि आपने जो चीज़ जैसी रखी हुई है एज़ इट इज़ उसका डिस्क्रिप्शन देना है। अब जब मैंने एप्पल की एग्ज़ाम्पल दी तो एप्पल का एक ऑब्जेक्ट आप सबके परसेप्शन में मौजूद है। आप सबको पता है क्योंकि सबने ये चीज़ देखी हुई है। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी डायग्राम बनाऊँ जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, कभी नहीं, कोई किसी चीज़ को या उससे रिगार्डिंग आपके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और फिर मैं आपसे कहूँ कि आपने इस प्रोडक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन करना है, तो आपको वो जैसा दिखेगा आप बता देंगे कि इसमें जो है जैसा भी मैंने डायग्राम बनाई होगी, आप उसको वैसे ही डिफाइन कर देंगे कि इसमें 2 डॉट्स लगे हुए हैं,
इसमें 4 जो हैं वो बॉक्स बने हुए हैं, या इसका कलर जो है वो ऐसा है थोड़ा ब्लैक, और जैसे कभी ऐसा होता है ना, हम किसी कलर को डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम जो है वो उस कलर को ऐसे कहते हैं कि ये ब्लैक से मिलता-जुलता है, या ये ग्रेइश शेड से मिलता-जुलता है। ऐसे ही कहते हैं ना, हम अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन ज ज जैसा हमारे कॉन्शियस में जैसा हमें उस वक़्त वो नज़र आ रहा होता है, हम उसको वैसे ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है हमारे पास। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्या? फंक्शनलिज्म, ठीक है? अब फंक्शनलिज्म किसने लिखा? विलियम जेम्स ने लिखा। कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनके नाम भी याद हो, तो बहुत अच्छी बात है। इससे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन का वेटेज अच्छा हो जाता है, एज मिल जाता है आपके डिस्क्रिप्शन को जब आप ये चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो फंक्शनलिज्म हमें क्या बताता है? अब फंक्शनलिज्म देखो अगेन जो है ये हमें अडैप्टिवनेस की तरफ लेके जाता है, ठीक है? अब अगर मैं आज के दौर की बात करूँ तो आज के दौर में साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की बेसिस पे कोई काम नहीं होता। ये इनिशियल स्टेजेस की बात है। फंक्शनलिज्म हमें क्या बताता है? फंक्शनलिज्म हमें ये बताता है कि इंसान के थिंकिंग प्रोसेस में, ठीक है, मेरे अल्फाजों को गौर से सुनना, इंसान के थिंकिंग प्रोसेस में नेचुरली अडेप्टिवनेस की सलाहियत मौजूद है। कैसे? यानी ये स्ट्रक्चरलिज्म से एक प्रोसेस आगे की बात कर रहे हैं कि इंसान के थिंकिंग प्रोसेस में कुदरती तौर पे अडेप्टिवनेस की सलाहियत मौजूद है कि इंसान कुदरती तौर पे चीज़ों को अडेप्ट करना जानता है, ठीक है? आपको पहली क्लास में पढ़ाया गया, यानी 1 क्लास में आपको पढ़ाया गया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। आज तक आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। अब आप कहीं भी कैट को देखते हैं तो आपको आपको पता है ये वही सी फॉर कैट है जो क्लास 1 में पढ़ाई थी, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बता दूँ कि जितना आप चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है वो आपके सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, ठीक है? तो सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को आप उसी वक़्त डिफाइन कर सकते हैं जब आपके पास पहले से इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये सलाहियत दी है कि वो चीज़ों को अडैप्ट करता है और फंक्शनिंग के साथ, यानी कि दिमाग में फंक्शनिंग होती है और उसके बाद आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या था, आपने चीज़ों को एज़ इट इज़ बताना है, यहाँ पे क्या है, आपके पास चीज़ें स्टोर हो गई हैं। अब जब स्टोर हो गई हैं, तो आप फिर उसका मैसेज आगे कन्वे करेंगे, ठीक है? जब भी आपसे पूछा जाएगा अब ये क्या चीज़ रखी हुई है, तो आप ये कहेंगे ये मोबाइल है, इससे कॉल पे बात हो सकती है, इससे मैसेज हो सकता है, इससे हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को अडैप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब तीसरी जो चीज़ आती है वो है आपके पास बिहेवियरिज्म, ठीक है? बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन ने ये थ्योरी दी, और बिहेवियरिज्म हमें क्या बताती है? बिहेवियरिज्म हमें बताती है ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर, ठीक है? ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर। अच्छा, फिर इन्होंने कहा लर्निंग, इसमें हाँ, लर्निंग का भी कहा है कि ऑब्जर्वेबल यानी कि वो तमाम बिहेवियर्स जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सके, जिन्हें मेजर किया जा सके, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग का, कि बिहेवियरिज्म में हम लर्निंग को पढ़ते हैं। जैसे जब आप लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इन इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ समझने के लिए 4-5 लाइनों को डिफाइन करने के लिए आप इसको इतना समझ सकते हैं कि बिहेवियरिज्म का मतलब ये होता है, या ये वो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का जिसमें हम वो तमाम बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है? आप खुश हैं, हँस रहे हैं, मुझे डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि मैं उसे ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि हाँ, आप खुश हैं, हँस रहे हैं तो इसका मतलब आप खुश हैं। अगर आप रो रहे हैं तो इसका मतलब आप गमगीन हैं, आप उदास हैं, ठीक है? डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर अब डायरेक्टली मेज़र हम कैसे करेंगे कि आपने खुदा न ख़ास्ता किसी के घर में किसी की मौत हो जाए, वहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा है, और कोई फेल हो गया या किसी ब ब बच्चे के मार्क्स कम आ गए,
तो उस रोने में और इस रोने में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद लर्निंग की जब बात आती है तो लर्निंग का मतलब है चीज़ों को सीखना, ठीक है? लर्निंग का मतलब है मेमोरी बनाना, चीज़ों को। अब चीज़ों को सीखना, इंसान चीज़ों को बहुत सारे तरीकों से सीख सकता है। चीज़ों को आप रिवॉर्ड करके भी सीख सकते हैं, चीज़ों को आप पनिश करके भी सीख सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है इंसान की पर्सनैलिटी पे। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनको प्यार से समझाया जाता है, प्यार से कहा जाता है, तो वो समझ जाते हैं उनको, यानी वो रिवॉर्ड की ज़बान समझते हैं। जब उन्हें एप्रिसिएशन दिया जाता है, रिकॉग्निशन दिया जाता है, वो चीज़ों को लर्न करते हैं। फिर एक चीज़ आती है पनिश, डाँट के, मार के। छोटे बच्चे को आप देखें स्कूल में, टीचर्स प्यार से भी समझाती हैं, मार के भी समझाती हैं, ठीक है? लेकिन आपके लेवल पे यहाँ पे आपको जो है वो मारा नहीं जाता, लेकिन आपको जो है वो टीचर ज़बान की मार मारता है। टॉन्ट करके, आपको जो है ज़लील करके, और फिर इस तरीके से समझाया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, लर्निंग बहुत सारे तरीकों से की जाती है। आपको बेसिकली रीइंफोर्स किया जाता है किसी भी काम के करने को, ठीक है? वो पनिशमेंट भी हो सकता है, वो आपका रिवॉर्ड भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास बिहेवियरिज्म के बाद है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है? अब क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पेवलोव का डॉग वाला एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये होता है, या जब भी हम बात करेंगे स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस का मतलब वो है जिसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आए। ये टेक्निकल टर्म है साइकोलॉजी की। जैसे मैं आपसे अगर कोई बात कहती हूँ, तो आपका सामने से रिएक्शन आएगा, ठीक है? तो मेरा बात कहना स्टिमुलस है और आपका रिएक्शन आना उसके अगेंस्ट में होने वाला रिस्पॉन्स है, ठीक है? लेट्स सपोज इसको अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एग्जांपल लें, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एग्जांपल क्या होगी? अगर हम फिजिकल पर्सपेक्टिव से लें, तो अक्सर ये होता है कि आपने जैसे स्विच बोर्ड ऑन किया, और स्विच बोर्ड ऑन करते ही आपको जो है वो करंट आया। जैसे ही करंट आता है, उसके रिस्पॉन्स में आपका रिएक्शन क्या होता है? फौरन हाथ पीछे होता है, ठीक है? तो ये फौरन हाथ का पीछे होना, ये क्या है? रिस्पॉन्स है, जो किसके अगेंस्ट में आ रहा है? स्टिमुलस के अगेंस्ट में आ रहा है, ठीक है? या स्टिमुलाई के अगेंस्ट में आ रहा है। इसी तरीके से जब आपको भूख लगती है, बाज़ औक़ात भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं और वहाँ किसी खाने-पीने की किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या आता है? वो भूख की फ़ॉर्म में नज़र आता है, ठीक है? यानी कि वो जो खुशबू है वो उस वक़्त क्या बन गई? वो स्टिमुलस बन गया, ठीक है? आपका दिल चाह रहा है, उस स्टिमुलस की वज़ह से आपका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्लासिकल कंडीशनिंग में डेफिनिशन लिखी हुई है, उसको ज़रा गौर से देखो, तो क्या लिखा हुआ है? अ लर्निंग मैकेनिज़्म बाय व्हिच न्यूट्रल स्टिमुलाई बिकम्स एसोसिएटेड विद स्टिमुलाई दैट नेचुरली इलिसिट रिस्पॉन्सेस, ठीक है? यहाँ न्यूट्रल और नेचुरल स्टिमुलाई की बात की गई है। एग्ज़ाम्पल दूँगी, बात समझ में आ जाएगी। नेचुरल स्टिमुलाई क्या है? कि खाने को देख के, अगर इसके आगे नेचुरल स्टिमुलाई के आगे आप ब्रैकेट में फूड लिख दें, तो आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। नेचुरली स्टिमुलाई का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज़ जिससे वाक़ई में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। कैसे? खाने को देख के रिस्पॉन्स आ रहा है, नेचुरल स्टिमुलाई को देख के आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलाई क्या होगा? कि ऐसी चीज़ जिससे डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो अटैच नहीं है, लेकिन आपने एसोसिएशन क्रिएट कर ली, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग बात ही आइवन पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है, ये बात ही एसोसिएशन की करता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है। अब वो एसोसिएशन क्रिएट करना क्या है? कि लेट्स सपोज़, जैसे इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम न्यूट्रल स्टिमुलाई की बात करें, तो खुशबू, खाने की खुशबू एक्चुअल स्टिमुलाई नहीं है, वो न्यूट्रल स्टिमुलाई है, ठीक है?
खुशबू की वजह से आपका भूख का बढ़ जाना या आपको एहसास होना कि अब मुझे खाना खाना है या मुँह में आपके सलाइवे का प्रोड्यूस होना, ये चीज़ें क्या है, खुशबू की वजह से अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये न्यूट्रल स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है। नेचुरल स्टिमुलाई क्या है? फूड है। खाने को देख के अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो वो नेचुरल स्टिमुलाई, कुदरती तौर पे खाने को देख के अगर आप भूखे हैं तो आपको वो चीज़ खाने का दिल करेगा, मुँह में सलाइवेशन होगी, फिज़िकल चेंजेज़ होंगे। जैसे ही आप खाना खाएँगे, दिमाग में आपके डोपामाइन प्रोड्यूस होगा, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा और एक वक़्त ऐसा आएगा खा-खा के जब आपका पेट भर भर जाएगा, तो दिमाग आपको मैसेज देगा कि अब आपने रुक जाना है। अब जब पेट भर गया और उसके बावजूद भी आपके सामने खाना मौजूद है, तो आपको खाने की अर्ज नहीं होगी, ठीक है? आपको उस खाने को खाने का दिल नहीं करेगा क्योंकि आपकी जो नीड थी वो सैटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है? बहरहाल यहाँ पे नीड की तरफ हम नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ लर्निंग की बात करेंगे कि आपने पहले से चीज़ें लर्न कर ली हैं, ठीक है? आपको पता है कि बारबेक्यू की खुशबू कैसी होगी, आपको पता है कि बिरयानी की खुशबू कैसी होगी, तो वो जो खुशबू है वो न्यूट्रल स्टिमुलाई है और एक्चुअल खाना जो है वो नेचुरल स्टिमुलाई है, ठीक है? अच्छा, अब जहाँ तक बात है एसोसिएशन की, एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी, तो बात हो रही थी एसोसिएशन की। अब एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को आपने ऐसे समझना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएशन क्रिएट करता है। कैसे? कि अक्सर लोग ये कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जब मैं ये सॉन्ग सुनता हूँ, तो मेरी जो है वो स्कूल की मेमोरीज़ हैं इससे। तो वो स्कूल की यादों को सॉन्ग से एसोसिएशन क्रिएट हो गई, यानी कि जब भी आप स्कूल में मौजूद नहीं हैं, आप दोस्तों के साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपने वो गाना सुनते ही आपको आपकी मेमोरीज़ जो हैं वो ले गई कहाँ पे? स्कूल में, यानी कि आपने चीज़ों से एसोसिएट कर लिया। 2 स्टिमुलस को मिला के आपने एक एसोसिएशन क्रिएट कर ली, ठीक है? अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और बात करते-करते उसने कोई ऐसा जुमला कह दिया कि हम उसकी तरफ से हमारा अटेंशन, या थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे यूँ समझो कि वो जो वायर था वो वायर कट गया और ये जुमले ने हमें कहीं और किसी और से जाके जोड़ दिया, ठीक है? तो इसको इस तरीके से समझो, तो वो क्या था, वो जुमला जो एक किसी शख्स ने कहा था वो हमें किसी और याद से, किसी और बात से हमने एसोसिएशन क्रिएट किया हुआ था और वो चीज़ हमें कुछ वक़्त के लिए वहाँ से कनेक्शन ख़त्म हुआ और वो चीज़ हमें ले गई किसी और एसोसिएशन की तरफ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि एसोसिएशन का मतलब क्या है? तो इंसान कुदरती तौर पे इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है। इसी एसोसिएशन पे आइवन पेवलव ने, जिसपे इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला, एक एक्सपेरिमेंट दिया था और वो था डॉग का एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग या लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना समझना काफ़ी है, ठीक है? उसके बाद है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में अगेन बीएफ स्किनर का आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है रैंडम बिहेवियर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन रिवॉर्ड और पनिशमेंट। देखो अगेन वही बात है लर्निंग पे, जैसे मैंने बात कही रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, कि ये भी इंसान की फितरत है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो एक काम को करने के बाद दोबारा उसे तब रिपीट करता है जब उसे उस पे रिवॉर्ड मिले।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मैट्रिक लाइफ में, इंटर लाइफ में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके कभी एक बार कोई पेपर दिया, रिजल्ट अच्छा आ गया, रिजल्ट अच्छा आया तो टीचर्स ने अप्रिसिएशन देना, घर वालों ने जो इज्जत नहीं मिल रही थी वो इज्जत मिलनी शुरू हो गई। अब वो स्टूडेंट जो काफी सालों से शायद उसे उसी चीज की नीड थी, अच्छा पढ़ने पे उसे वो चीज़ मिल गई, उसे लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीचर जो है वो प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो फिर वो वाली जो एक्टिविटी है वो बार-बार परफ़ॉर्म होनी शुरू हो गई, ठीक है? रिवॉर्ड, यानी कि आपको रिवॉर्ड की ज़रूरत थी। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। फिर उसे अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उसकी एक कोशिश होती है कि लोग मेरे पोटेंशियल को जानें, ठीक है? तो वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो उसे मज़ीद मोटिवेट करता है। अब रिवॉर्ड के साथ-साथ पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट कैसे है कि छोटा बच्चा जब काम नहीं करता तो अम्मा 2 थप्पड़ लगा दिए, अब्बा ने 2 थप्पड़ लगा दिए। अब वो जो थप्पड़ है वो उसके लिए पनिशमेंट बन जाएगी, वो उस खौफ से काम करेगा, ठीक है? तो बाज़ औक़ात इंसान को मोटिवेट करने के लिए या चीज़ों को सिखाने के लिए या लर्निंग की तरफ लाने के लिए आपके पास दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, रिवॉर्ड भी है और पनिशमेंट भी है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है, आप ज़िंदगी के किस स्टेज में मौजूद हैं, आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। ज़ाहिर है मोंटेसरी के बच्चे को मिस जो है वो 2 थप्पड़ लगा सकती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर जो है वो आपको थप्पड़ नहीं लगाएगी, उसे कोई और रास्ता तलाश करना है जिसके थ्रू वो आपको समझा सके या आपको जो है वो जो भी मैसेज है उसे कन्वे कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे बात है ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की। अब मैंने कितने 5 समझा दिए, थोड़ी देर का पॉज़ लेंगे, यहाँ तक किसी ने अगर कोई सवाल करना है तो वो पूछ ले। हमारे पास स्ट्रक्चरलिज़्म है, फंक्शनलिज़्म है, बिहेवियरिज़्म है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई और ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैम ये फंक्शनलिज्म और क्लासिकल और ये दोनों चीजें सबकॉन्शियस में आएंगी। देखो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस की बात अभी यहाँ नहीं हो रही, ठीक है? ये इसमें हर चीज़ इंक्लूड होगी, इसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। हमारी लर्निंग जो है वो भी अनकॉन्शियस में जा सकती है, सबकॉन्शियस में भी जा सकती है और कॉन्शियस में भी जा सकती है। जो चीज़ मैंने आपको अभी पढ़ाई है, अगर मैं आपसे फौरी पूछूँ तो वो सबकॉन्शियस तक और कॉन्शियस के लेवल पे होगी, वो अनकॉन्शियस में नहीं गई होगी। लेकिन मैंने जो चीज़ पढ़ी थी, मैंने साइकोलॉजी अगर मैं बात करूँ बीएस में पढ़ी है, तो उसको पढ़े हुए मेरा ख़्याल है मुझे 8-9 साल हो गए। हाँ, 8-9 साल हो गए। तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस होते हुए शायद अनकॉन्शियस में भी चली गई हो, ठीक है? वो एक ऐसी जैसे कहते हैं ना जैसे चीज़ दफ़न हो गई हो। बाज़ औक़ात पढ़ते-पढ़ते वो चीज़ रिकॉल हो जाती है, तो इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो लर्निंग का हमारा प्रोसेस है, उसमें तीनों चीज़ें हैं। अच्छा बिहेवियरिज्म एक बार समझा दें। देखो बिहेवियरिज्म का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर्स और जिसमें हम लर्निंग को भी लेंगे। ऐसे तमाम बिहेवियर जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी अगर आप हँस रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप खुश हैं। अगर आप रो रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप गमगीन हैं, ठीक है? तबीयत खराब होती है, चेहरे से आपको पता चलता है। आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं। आपका कंसंट्रेशन जो है वो वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए या आप जो हैं वो फ़ोकस नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये डायरेक्टली ऑब्ज़र्वेबल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ऑब्ज़र्व न जो
अपने बिहेवियर से अपने मेंटल प्रोसेस को शो नहीं कर, वो हाइड करना जानते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी की खूबसूरती ये है कि आप जो चीजें छुपा भी रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि साइकोलॉजी पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मुझे 7-8 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मेरा कोई साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लेगा तो मेरे अनकॉन्शियस की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो एनालाइज कर ले या जिसे वो इंटरप्रेट कर ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे पास जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में हमारे पास हर तरह की टेस्टिंग मौजूद है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि आपकी मुझे आईक्यू का टेस्ट करना है, तो आईक्यू कभी भी हम जो है वो पढ़ने से या आपकी क्वालिफिकेशन से मेजर नहीं कर सकते। एक जाहिल इंसान जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, तो इसका मतलब वो पागल तो नहीं है। वो सिर्फ स्कूल नहीं गया, आईक्यू तो उसका भी है, सोचता तो वो भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन वो दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं। तो वो कामयाब तरीन होने की वजह कभी भी आपके एकेडमिक्स से नहीं। यस, एकेडमिक्स रोल प्ले करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने स्कूल नहीं पढ़ी है या जो यूनिवर्सिटी नहीं गया वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रहा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी उस चीज को भी डील कर दो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने स्कूल नहीं पढ़ी, तो उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो फिर वो डायग्राम्स के थ्रू, वो पिक्चर्स के थ्रू आपके आईक्यू को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको जब स्टडी किया जाएगा तो वो हमारे पास बिहेवियरिज्म आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या क्वेश्चन है? वैसे यानी कि इसमें आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है ना? हाँ, आपके एक्सप्रेशन से आपका जो रिजल्ट होगा, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स से आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैम अभी उसके आपने एक वायर कनेक्शन की बात की थी, वो किस में डिफाइन किया था आपने? वो एसोसिएशन में देखो। अब क्लास में भी चलो, एसोसिएशन को जिन लोगों को समझ में आ गया है वो जरा अपना एक्सपीरियंस 1 बाय 1 शेयर करें। वो मुझे बताएं कि एसोसिएशन में जो बात मैंने कही कि हम चीजों को एसोसिएट करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में आपके साथ क्या चीजें इस तरीके से एसोसिएशन क्रिएट हुई हुई है कि आपके पास एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है और एक आपके पास नेचुरल स्टिमुलाई है। अब गाने से अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उससे स्कूल का क्या ताल्लुक है? कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा, लेकिन आपने एसोसिएशन करी है। आपकी फेयरवेल में वो सॉन्ग प्ले हुआ होगा, या एक्स वाई जेड आपके दोस्तों के साथ आप कभी आउटिंग पे गए होंगे। अब आप कभी बैठे हैं, वो गाना आपने सुना और आपको वो गाना कहाँ ले गया? आपके स्कूल के दोस्तों के साथ। तो आपने उस गाने से अपनी स्कूल की एक एसोसिएशन क्रिएट कर ली। अब जब भी जिंदगी में आप देखें, जो बड़ी एज के या थोड़े से बूढ़े लोग होते हैं, वो अक्सर पुराने गाने सुनते हैं। अब पुराने गाने सुनने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि वो लिरिक्स तो सुनते हैं, वो म्यूजिक तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो एसोसिएशन। वो पुराने गाने उन्हें उन्हें उनके एक अच्छे दौर से, या जहाँ पे जिस दौर में उनके अपने, अब उनके प्यारे जो हैं वो जिंदा थे, जिनके साथ जिन्होंने एंजॉय किया था, या जिनके साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, वो एसोसिएशन वहां पे जाके क्रिएट हो जाती है। तो पुराने गाने जो लोग सुनते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो एजेड लोग होते हैं वो पुराने गाने सुनते हैं, तो वो लिरिक्स या म्यूजिक नहीं, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है वो एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं उस चीज से, ठीक है। तो अगर कोई एग्जांपल देना चाह रहा है तो वो दे दे, क्योंकि सेशन जो है वो एंड होने वाला है, उसके बाद हम अगेन रिजॉइन करेंगे, तो उसमें फिर हम जो है वो आगे चलेंगे, जो रह गए उन चीजों को पढ़ेंगे। या अगर किसी ने कोई क्वेश्चन, मेरा ख्याल है स्ट्रक्चरलिज्म पूछा है किसी ने। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि आप अपने सामने रखी हुई, और जैसे लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को बताना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको जैसी नजर आ रही है, आपने एज इट इज वैसा उससे बता देना है, ठीक है। जैसी भी नजर आ रही है। अब सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट वो भी हो सकती है जिसे आपने 10 दफा देखा हो। अब 10 दफा देखने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में उसका एक पिक्चर बन चुकी है। आपने अपने सेंसेस से वो सारी चीजों को, वो एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन पिक की, और पिक करने के बाद आपने परसेप्शन क्रिएट कर लिया। सेंसेशन हर इंसान के पास पैदा होते ही मौजूद होता है, परसेप्शन वक्त के साथ साथ बनना शुरू होता है। सेंसेशन और परसेप्शन में फर्क क्या है? परसेप्शन का मतलब ये है
के एनवायरनमेंट से आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना परसेप्शन कहलाता है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना सेंसेशन कहलाता है। एक छोटा बच्चा जब उसे कोई भी तकलीफ होती है तो वो रोता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप हर तकलीफ पे रोएंगे नहीं। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हो चुका है। आपको भूख लग रही है तो आप रोएंगे नहीं, छोटा बच्चा रोएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर भूख लग रही है तो मेरी अम्मा जो है वो बिजी हैं, जब वो फारिग हो जाएंगी तो मुझे खाना दे देंगी, या आप खुद से जाके खाना निकाल के खा लेंगे। बच्चे के पास परसेप्शन क्रिएट नहीं हुआ हुआ, वो सिर्फ अपने सेंसेस की बेसिस पे, उसे भूख लगेगी वो रोना शुरू कर देगा, उसे प्यास लगेगी वो रोना शुरू कर देगा, उसे किसी चीज की नीड है, उसे कोई तकलीफ हो रही है, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, वो रोएगा, ठीक है? तो आप इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में आप नहीं रोएंगे। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होगी, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होगी, तब आपको रोना आएगा। उसमें भी फिर हमारे पास और बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? तो सेंसेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, परसेप्शन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में वो जो कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है सेंसेस से, उसे कलेक्ट करके उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और जैसे जैसे इंसान की जिंदगी बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, परसेप्शन स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है? परसेप्शन में हमारे पास सेंसेस के साथ साथ इंट्यूशन का भी बहुत अहम रोल प्ले होता है। इंट्यूशन क्या है? जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गई स्ट्रक्चरलिज्म की बात, समझ में आ गई कि जो चीज आपके पास जैसी मौजूद है एज इट इज अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके उसके बारे में बताना, कॉन्शियसली बताना, होशो हवास में आप किसी भी चीज को देखते हुए जो मैसेज कन्वे करेंगे वो मैसेज किसकी डेफिनेशन में आएगा? स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन में आएगा। आज हमारे पास साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं पढ़ा जाता, ये सिर्फ आपके पास एक थ्योरी है जो सबसे पहले दी गई साइकोलॉजी की, जब फील्ड आनी स्टार्ट हुई या जब उसका कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ।